जब कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर साम्राज्य गिरता है ना, तो वो अपने पीछे सिर्फ खंडर नहीं छोड़ता, वो छोड़ता है एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम। और फिर उस खालीपन को भरने के लिए एक होड़ सी मच जाती है, जिसमें नए हीरो, नए विलेन और नए साम्राज्य पैदा होते हैं। आज हम इसी कहानी में उतरने वाले हैं कि कैसे महान गुप्त साम्राज्य के पतन ने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो कहानी को समझने के लिए पहले उस दौर में चलते हैं, गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये वो जमाना था जब विज्ञान, कला, साहित्य, हर चीज अपने शिखर पर थी। मतलब एक ऐसी जबरदस्त मजबूत नींव। और जब ये नींव टूटी तो उसके झटके बहुत बहुत दूर तक महसूस होने वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि इतना शानदार, इतना महान साम्राज्य आखिर गलत क्या हुआ? ये बिखर कैसे गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महान गुप्त पतन की। आखिर एक स्वर्ण युग का अंत होता कैसे है? देखिए, ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी, जिसने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में एक जबरदस्त शक्ति का खालीपन पैदा कर दिया था। तो हुआ ये कि इस साम्राज्य की नींव में एक नहीं बल्कि कई दरारें पड़ने लगी थी। सबसे पहली बात, स्कंदगुप्त के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे, उतने ताकतवर नहीं थे। फिर उत्तर पश्चिम से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, जिन्होंने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया। और अंदर ही अंदर एक और चीज हो रही थी, जो स्थानीय गवर्नर और सामंत थे, मतलब वो सरदार जिन्हें जमीनें दी जाती थी, वो धीरे धीरे बहुत ताकतवर हो गए। इससे क्या हुआ? केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ गई। बस फिर तो व्यापार भी घटा, लड़ाइयां बढ़ीं और 550 ईस्वी आते आते वो महान साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका था। तो गुप्तों के जाने से जो पावर वैक्यूम बना था, उसे भरने की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कोशिश उत्तर में एक शख्स ने की। नाम था हर्षवर्धन। चलिए अब कहानी का रुख करते हैं हर्ष के उत्तरी साम्राज्य की तरफ। ये एक अकेले इंसान की महत्वाकांक्षा की कहानी है। जरा सोचकर देखिए, उम्र सिर्फ 16 साल। इस कच्ची उम्र में हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालनी पड़ी। और हालात भी कैसे थे? उनके बड़े भाई की एक दुश्मन ने धोखे से हत्या कर दी थी। ये एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी थी, लेकिन इसी त्रासदी ने उत्तर भारत में एक नए साम्राज्य की नींव भी रखी। और उस युवा राजा ने जो कर दिखाया वो कमाल था। हर्ष ने बहुत तेजी से अपने साम्राज्य को फैलाया। अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गए और देखते ही देखते पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ले आए। पर वो सिर्फ एक विजेता ही नहीं थे, वो ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक भी थे, जिन्होंने उस दौर की विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी को दिल खोलकर समर्थन दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की एक सीमा होती है। हर्ष की विजय यात्रा तब रुकी जब उन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की। वहां नर्मदा नदी के किनारे उनका सामना हुआ दक्कन के सबसे ताकतवर राजा चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय से। और इस जंग में हर्ष की जीत का सिलसिला टूट गया। ये वो लड़ाई थी जिसने एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक लकीर खींच दी, एक ऐसी लकीर जो आने वाले कई दशकों तक बनी रही। हर्ष का साम्राज्य वाकई बहुत विशाल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी एक ही थी, और वो थे खुद हर्ष। पूरा साम्राज्य उन्हीं पर टिका था। 41 साल के एक लंबे और शानदार राज के बाद 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उनका कोई वारिस नहीं था। नतीजा, उनके जाते ही उनका बनाया हुआ वो विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो जिस वक्त हर्ष उत्तर भारत में अपना साम्राज्य बना रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण में एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। एक अलग तरह की शक्ति का उदय हो रहा था। तो चलिए अब अपना फोकस दक्षिण की तरफ करते हैं। दक्षिण की राजनीति में उस वक्त दो बड़ी ताकतों का बोलबाला था। एक थे बादामी के चालुक्य और दूसरे कांचीपुरम के पल्लव। और इन दोनों में जबरदस्त दुश्मनी थी। मतलब दक्कन पर कब्जे के लिए ये एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। एक तरफ पुलकेशन द्वितीय जैसे ताकतवर चालुक्य राजा थे, तो दूसरी तरफ नरसिंह वर्मन प्रथम जैसे पल्लव शासक। इनकी यही दुश्मनी सदियों तक दक्षिण भारत की राजनीति का केंद्र बनी रही। तो लड़ाइयां तो हुई, साम्राज्य बने और बिगड़े, लेकिन ये शासक अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ गए जो आज भी हमारे सामने है।
पत्थर में गढ़ी हुई एक शानदार विरासत, उनकी कला, उनकी वास्तुकला। तो अगर हम देखें कि आखिर ये अपने पीछे छोड़कर क्या गए, तो उत्तर में हर्ष की विरासत हमें नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्रों में दिखती है, और दक्षिण में चालुक्यों ने हमें दिए बादामी के वो अद्भुत चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिर। वहीं पल्लवों ने महाबलीपुरम में द्रविड़ वास्तुकला की वो नींव रखी, जिसके नमूने आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक तरफ था हर्ष का विशाल साम्राज्य जो उनके जाते ही बिखर गया, और दूसरी तरफ थे दक्षिण के राज्य जो शायद इतने बड़े नहीं थे, पर उनकी बनाई कला और संस्कृति की विरासत आज भी जिंदा है। तो फिर किसी साम्राज्य की असली सफलता को क्या चीज तय करती है, उसका आकार या उसकी विरासत? इस पर जरूर सोचिएगा।